behavioral and situational approach. नहीं, लीडरशिप स्टाइल को किस दो डायमेंशन से बांटा था? टास्क एंड ह्यूमन रिलेशन स्टाइल। हाँ, बहुत अच्छे पीयूष। टास्क एंड ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेशन, यानी कि पहले टास्क ओरिएंटेशन कि परफॉर्मेंस पे कितना ज्यादा फोकस है, अचीवमेंट ऑफ गोल पे कितना ज्यादा फोकस है, और दूसरा रिलेशनशिप ओरिएंटेड, यानी कि लीडरशिप स्टाइल में जो सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप है उसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये दो बेसिक फैक्टर हैं लीडरशिप स्टाइल्स पे, जिसमें अगेन ह्यूमन रिलेशन स्टाइल में जो सिर्फ नई बात एक ही अलग चीज है कि इसमें दो तरह के स्कोर्स या स्केल हम बोल सकते हैं जिसका यूज किया गया है। एक है लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स और दूसरा क्या है अज्यूम्ड सिमिलैरिटी। लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स यानी वैसे कोवर्कर्स ग्रुप के जिनके साथ हमारी बहुत बनती नहीं है, हमारी जो सोच है, जो मेंटालिटी है, जो आपस में जो एग्रीमेंट का जो क्या कहे उसको रेशियो है बहुत कम है, हम ज्यादातर चीजों पे डिसएग्री करते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप हुआ, एक ये स्केल हुआ, और दूसरा अज्यूम सिमिलैरिटी, यानी इसमें से ग्रुप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारा मेंटलिटी है, जो हमारा डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है वो मैच करता है, हम ज्यादातर एक दूसरे के बात से सहमत होते हैं। तो इसको हम लोगों ने कहा अज्यूम सिमिलैरिटी। तो अगर अज्यूम सिमिलैरिटी का रेशियो ज्यादा रहेगा तो ग्रुप का जो परफॉर्मेंस होगा वो ऑब्वियसली हाई रहेगा, और अगर एलपीसी ज्यादा रहा, लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर्स का रेशियो ज्यादा आ गया, स्कोर ज्यादा आ गया, तो वो ग्रुप में काम करना मुश्किल होगा। इसके अलावा एक दूसरा, क्योंकि हम लोग ये सारा पढ़ रहे हैं सिचुएशनल लीडरशिप थियरी के अंदर, तो सिचुएशनल लीडरशिप के अंदर ये तो हम देखी, या इसके अलावा सिचुएशनल वेरिएबल्स है, इसमें वो भी तीन डिफरेंट टाइप के हैं। एक है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, यानी लीडर मेंबर रिलेशनशिप के जो मेंबर्स है वो लीडर्स को कितना सपोर्ट करना चाहता है, वो लीडर्स के गाइडेंस में किस हद तक काम करना चाहता है, या फिर कितना ज्यादा उसको डेडिकेशन है अपने लीडर्स के प्रति। दैट इज अबाउट लीडर मेंबर्स रिलेशनशिप। उसके बाद आ गया टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर मतलब कोई भी जो टास्क है वो कितना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है या अनप्रेडिक्टेबल है। अगर वो प्रेडिक्टेबल है, अगर पूरा का पूरा शेड्यूल आपको पता है कि ये टास्क किस तरह से करना है, पहले कौन सा काम करना है, इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन से काम को हाथ लगाता है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर्ड है, एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको काम करते जाना है, आगे पीछे कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल काम अगर होगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा काम करना। सिंपली आपको पता रहे कि इस काम के बाद क्या करना है, इस काम के बाद क्या करना है, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि फर्दर क्या करना है ये मैं किसी से पूछूं। लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर्ड काम है, अगर अचानक से कोई ऐसा काम आ गया जिसके बारे में हम लोगों ने पहले कोई ऐसा डीप थॉट नहीं दिया उस पर कि ये कैसे किया जाना चाहिए, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्ड थॉट होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वर्क होते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड टास्क हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया पोजीशन पावर। पोजीशन पावर हो गया नेक्स्ट। पोजीशन पावर हम लोगों ने पहले भी देखा था कि लीडर को ऑर्गेनाइजेशन के में जो भी रैंक वो होल्ड करता है, उस रैंक को होल्ड करने की वजह से जो भी अथॉरिटीज मिली है, उस अथॉरिटीज का वो किस हद तक यूटिलाइजेशन करता है अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको मनाने के लिए या उनको कन्विंस करने के लिए, किस हद तक वो इन सब चीजों का यूज करता है। ये तीनों चीज मिल करके पोजीशन पावर, लीडरशिप, मेंबर रिलेशंस एंड टास्क स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट सिचुएशंस है जो लीडर के अपने हाथ से बाहर की बातें हैं। ठीक है, ये उनके अपने ट्रेट पे या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये उनके अपने से बाहर की बातें जो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमने इसको सिचुएशनल वेरिएबल्स बोला। अब इस दोनों सिचुएशनल वेरिएबल्स, ठीक है, ये जो तीन वेरिएबल्स है, इन तीनों वेरिएबल्स को अगर हम तीन अलग अलग इसमें भाग में बांटे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स पे बांटे, डिवाइड करें, तो हम देखेंगे कि इससे 8 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस फिडलर ने फाइंड आउट किया। ये 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या चीज का है? लीडरशिप स्टाइल का है कि अकॉर्डिंग टू फिडलर्स थ्योरी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 8 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 वेरिएबल्स। इसके अलावा आएंगे वो 8 कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स होंगे उस पर भी। अभी हम देख लेते हैं कि इसके अलावा लीडरशिप इफेक्टिवनेस भी एक था। मैंने इसमें कहा था ना कि इसमें 3 चीजों को लिया गया है, लीडरशिप
पहले स्टाइल जो हमने पहले देखा, टास्क रिलेशनशिप एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद आया सिचुएशनल वेरिएबल्स, जिसमें 3 अलग अलग सिचुएशनल वेरिएबल्स लिया। और अब लीडरशिप इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है एक लीडर अपने फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशन के बीच में अपने लीडरशिप स्टाइल और अपने सिचुएशंस के बीच में किस तरह से सामंजस्य बैठाता है, किस तरह से काम निकालता है जो उसके फेवर में हो, जो उसके गोल अचीवमेंट में उसको मदद करे। ये अगर वो अनफेवरेबल कंडीशन भी है, लेकिन अगर वो उनको अपने फेवर में टर्न कर लेता है तो दैट इज नोन एज लीडरशिप इफेक्टिवनेस। और अगर वो अपने सिचुएशनल फैक्टर्स और अपने लीडरशिप स्टाइल के बीच में कोऑपरेशन नहीं बैठा पाता है, दैट मींस लीडरशिप इज नॉट इफेक्टिव, दैट मींस लीडरशिप इज इनइफेक्टिव, ठीक है। ये तीसरा फैक्टर हुआ लीडरशिप इफेक्टिवनेस का। इसके बाद यहाँ पे देख, ये हमने एक डायग्राम बनाया, तुम अपने पास इसको जूम करके देख सकते हो। सबसे पहले मैंने लिखा यही 8 डिफरेंट, नीचे देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट इसमें कॉलम्स है, जिसमें मैंने सबसे पहला, देखो समझने के लिए इस डायग्राम को बस समझ लो, हो गया यही 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस सिचुएशन के बेसिस पर, ठीक है। अब ये सिचुएशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल, ये कैसे डिसाइड होगा? तो अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छा है, 2 भाग में डिवाइड किया, 2 ही चीज पॉसिबल है, गुड और पुअर। तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप गुड है तो हमने गुड वाले में डाल दिया, इधर पुअर वाले में डाल दिया। सेकंड हमारा वेरिएबल्स था टास्क स्ट्रक्चर। तो अगर गुड वाले के अंदर 2 पॉसिबल हो सकता है, यानी लीडर मेंबरशिप रिलेशन अच्छा भी हो, फिर भी जो टास्क स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। जो स्ट्रक्चर्ड होगा उसको हम हाई बोलेंगे, जो अनस्ट्रक्चर्ड होगा उसको हम लो बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट है, अगर लीडर मेंबर रिलेशन पुअर है तो भी तो टास्क स्ट्रक्चर हाई और लो हो सकता है, यानी पुअर लीडर मेंबर रिलेशनशिप होने के बावजूद भी अगर टास्क स्ट्रक्चर हाई है तो भी थोड़ा बहुत फेवरेबल है ये सिचुएशन। लेकिन लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी पुअर हो और टास्क स्ट्रक्चर भी पुअर हो, जो मैंने दोनों तरफ देखो 2-2 करके लिखा है, गुड के नीचे भी हाई लो है और पुअर के अंदर भी टास्क स्ट्रक्चर हाई एंड लो हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट वन इज पोजीशन पावर। पोजीशन पावर को हमने गुड में पहले हाई के अंदर 2 भाग में बांटा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, फिर लो के अंदर 2 भाग में बांटा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सिमिलरली अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप पुअर है तो भी हमने हाई जॉब स्ट्रक्चर के नीचे 2 कंडीशन को सोचा। ये दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो हाई लो और अगेन दोनों ही सिचुएशंस में पोजीशन पावर भी स्ट्रांग और वीक हो सकता है। तो अब ये डायग्राम देख करके और बिना फर्दर नीचे स्लाइड घिसकाए हुए तुम लोग बोलो कि सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सा होगा? वेरी गुड। एंड विच इज द मोस्ट अनफेवरेबल सिचुएशन? 8। वेरी गुड। जहां पे लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी पुअर है, जहां पे टास्क स्ट्रक्चर भी 8 वाले में लो है और पोजीशन पावर सेल भी वीक है, यानी तीनों ही चीज इसमें खराब है, तो ये मोस्ट अनफेवरेबल सिचुएशन होगा। व्हाइल द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन इज, यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है, द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन इज सेल 1। तो इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें वो कौन कौन सी हुई? सिचुएशनल वेरिएबल्स, याद रखना हमेशा, जितने भी हम अभी पढ़ रहे हैं, फिडलर थ्योरी पढ़ेंगे या हार्सी ब्लैंकेट थ्योरी पढ़ेंगे या फिर पाथगोल थ्योरी पढ़ेंगे, 3 ही चीज पढ़ना है, इसमें 3 मॉडल पढ़ना है। ये तीनों सिचुएशनल मॉडल्स है और इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था वो बिहेवियरल मॉडल था। इतना याद रहेगा ना, जो 6 टाइप्स डिफरेंट पढ़े थे हमने लीडरशिप के, वो बिहेवियरल मॉडल था और ये सिचुएशनल मॉडल है। तो कोई ना कोई सिचुएशनल फैक्टर तो इसमें होगा ही होगा। तो दीज 3 सिचुएशनल फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों एक्सट्रीम के बीच में, एक्सट्रीम यानी सेल नंबर 1 टू सेल नंबर 8 के बीच में और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं एक लीडर के पास,
जिसमें से वो किसी भी लीडरशिप स्टाइल को यूज कर सकता है। लीडर मेंबरशिप रिलेशन गुड है तो भी टास्क स्ट्रक्चर हो सकता है लो हो, हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं हो, या फिर पोजीशन पावर स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो इन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस पे बेस्ड उनका अपना एक लीडरशिप स्टाइल होगा। ठीक है, ये हो गया लीडरशिप स्टाइल के बारे में अकॉर्डिंग टू फिडलर्स थियरी। इसके बाद हम नेक्स्ट थियरी पे चलेंगे, नेक्स्ट मॉडल पे। इसमें कुछ समझना है, पहले बोल दो फिडलर्स वाले में, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। सिचुएशनल बिहेवियर में था। कौन सा बताओ पॉइंट? सिचुएशनल बिहेवियर, ये लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। यस मैम। ओके, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गई। नमन, तुम क्या इसको बता सकते हो? नमन, मैं बाहर चला गया था नेटवर्क प्रॉब्लम से, अभी आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या पढ़ाई। अरे वाह, मुबारक हो। और कोई जो बाहर चले गए वो पहले बता दे। अंकित, यस मैम। ये सिचुएशनल वेरिएबल्स के बारे में बता सकते हो कि क्या है ये? ओके मैं ट्राई करता हूँ। करो। अभी तो मैंने इतना सारा समझाया। मैम कुछ एग्जांपल देते तो ज्यादा क्लियर समझ में आता। ठीक है, अभी कोई है जो समझा सकता है? नहीं तो मैं दूसरी बार ट्राई करती हूँ। यस मैम। बोलो। मैम जैसे इसमें थ्री था, एक लीडर मेंबर रिलेशंस और टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। लीडर मेंबर रिलेशन में था कि मतलब लीडर अपने मेंबर यानी एम्प्लॉय पर कितना ट्रस्ट करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके मतलब ट्रस्ट बिल्कुल पर डिपेंड रहता है। और बिल्कुल। टास्क स्ट्रक्चर में रहता है मैम कि जो दो तरह का कंडीशन यहाँ बनता है, एक रहता है स्ट्रक्चर एंड दूसरा रहता है अनस्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर में जो रहेगा मैम वहाँ प्योर डिफाइंड मतलब टास्क जो रहता है प्योर डिफाइंड रहता है, मतलब एक वेरी गुड, मतलब वेरी गुड। प्लेटफॉर्म एक मतलब बना हुआ रहता है, तो वहाँ मतलब उसको प्योरली डिफाइन कहेंगे। जैसे अगर कोई एग्जांपल भी दे अगर रियल लाइफ से, तो अगर कहीं से उठाए तो मतलब एक प्यूरिफाई यानी कि दिखेगा कि मतलब इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट तक एक मतलब प्लेटफॉर्म रहेगा, प्योरली डिफाइंड रहेगा। और अनस्ट्रक्चर जहाँ मतलब गड़बड़ रहेगा, मतलब पता नहीं चलेगा, मतलब वहाँ वो अनस्ट्रक्चर हो गया। और पोजीशन पावर में मतलब लगता है कि मैम हायरार्किकली पोजीशन मतलब मतलब कहाँ मतलब कोई मैनेजमेंट का में मैनेजर का पोजीशन क्या है, उसका मतलब कहाँ तक मतलब उसका मतलब पोस्ट क्या है इसमें। अगर पोस्ट ऊपर रहेगा तो उसका मतलब जो बात रहेगा वो ज्यादा इफेक्टिव मतलब ज्यादा मतलब सही रहेगा, और लो पोस्ट रहेगा तो उसका बात थोड़ा कम मानेगा। तो मतलब यही शाबाश शाबाश, एवरीथिंग। हाँ, सब कुछ तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार अंकित, नमन और आलोक, मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक बार डिफाइन कर देती हूँ। अच्छे से बताया पीयूष ने, फिर भी मैं बता देती हूँ। क्या अक्सर को समझ गए, थैंक यू बोल रहे थे। समझ गए ना? ठीक है, ठीक है, यस। समझ गए तो हाँ बोलो बोलो। टास्क स्ट्रक्चर को थोड़ा एग्जांपल के साथ डिफाइन। अच्छे से एग्जांपल के साथ डिफाइन कर सकती हूँ। टास्क एक वर्ड हुआ, स्ट्रक्चर एक वर्ड हुआ। टास्क स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो भी टास्क आपको करना है, जो भी मैंने आपको काम दिया है, उस वो कितना स्ट्रक्चर्ड है, यानी उसका जो सिलसिला है, कौन सा काम स्टेप, हाँ, एकदम से प्लान्ड है, एकदम से स्टेप बाय स्टेप डिफाइंड है, आपको बताया गया है कि ये काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको असाइनमेंट लिखना है तो मैं आपको बताऊंगी कि पहले आप टॉपिक लिखो। सबसे पहले सबसे ऊपर आप अपना नाम, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, ताकि क्लैरिटी हो कि ये असाइनमेंट किसने दिया। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि क्या आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उस जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका थोड़ा एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन लिखना है। उस इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका पॉइंट्स दिखेंगे, क्या अब मैं इसमें इस चीजों पर डिफाइन करने जाऊंगा, तो पॉइंट लिखेंगे। और फिर अंदर में आप एक एक पॉइंट को इलैबोरेट करेंगे, लास्ट में क्लोजर लिखेंगे और देन
आपका असाइनमेंट कंप्लीट माना जाएगा। साइड में आपका डेट और नीचे आपका, सिंस आपने ऊपर ही नाम लिख दिया तो कोई जरूरत नहीं है, एक जगह आपका ऊपर में एक कॉर्नर पे डेट भी लिखा होना चाहिए। तो जब मैं आपको ये लिख करके दे दूं, ठीक है, जब आप एक फॉर्म भरते हैं, एक मिनट सुनना, जब हम तुमको एक फॉर्म भरने के लिए देते हैं तो फॉर्म में तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे सिग्नेचर करना है, कहाँ पे स्टैम्प भरना है, कहाँ पे फोटो लगाना है, कहाँ पे नाम लिखना है, लगाना पड़ता है। नो नहीं मैम, मैम नो, रहता है। बिकॉज दैट इज पहले से स्ट्रक्चर। मेंशन रहता है उसमें। हाँ, वो ही इसी को स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, वो स्ट्रक्चर्ड हो गया। वो एक फॉर्म फिलअप करना है जिन स्ट्रक्चर्ड टास्क, जिसमें किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको ऑलरेडी मालूम है कि कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि वो इतना अच्छे से वेल डिफाइंड है। अनस्ट्रक्चर्ड, सिंपल मैं आपको एक कागज का टुकड़ा दे दूं और बोलूं कि तुम इसमें अपना डिटेल लिखो, समटाइम्स इफ यू आर नॉट सो मच अवेयर, या आपका दिमाग थोड़ा उड़ा हुआ है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत भीड़ भाड़ में या फिर बहुत जल्दी में कोई काम जाते जाते हो, देखते हो एक पेज एप्लीकेशन फाड़ते हो, फिर दूसरा पेज लिखते हो, फिर मोड़ के लिखते हो, फाइनली 2-3 के बाद तुम एक फाइनल राइटअप पे आ पाते हो कि हाँ ये फाइनल है, मैं सबमिट कर दूंगा। दैट मीन्स जब अनस्ट्रक्चर्ड काम करना होता है तो क्या करते हो, शुरू में तुम एक रफ ड्रॉ करते हो, फिर तुम्हें लगता नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया, ऊपर नीचे हो गया, डेट को इस साइड होना चाहिए था, नाम को इस तरफ होना चाहिए था, पहले मुझे थोड़ा बॉडी लिखना चाहिए था, या पहले मुझे अपने नाम, फिर अपना सेकंड नेम, फिर अपने इस डिटेल के बारे में लिखना चाहिए था, व्हाटएवर। ठीक है, तो जो हमको मालूम नहीं होता है, जब हम ऐसे ही कोई काम शुरू कर देते हैं विदाउट एनी प्री प्लानिंग, या फिर देखो हर जगह प्री प्लानिंग की नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर अचानक से कहीं आग लग जाए तो तुम क्या प्लानिंग करोगे कि कौन सा सामान बाहर निकालना है, कौन सा सामान रखना है, यू कैन नॉट प्लान ना। तो दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। अचानक से कहीं पर आग लग गया, वट एवर यू हैव, यू होल्ड इट एंड गो आउट ऑफ द हाउस, ठीक है ना। आपको जो भी आता है, जो भी है, उसको आप पकड़ते हो और बाहर कर देते हो कि अभी निकलो, क्योंकि अभी सबसे प्रायोरिटी है जान बचाना। दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड टास्क। लेकिन अगर आपको मैं पहले ही बता दूं कि इतने बजे यहाँ पे आग लगने वाली है, तो आप पहले ही वो घर खाली कर दोगे, इजंट इट? यस मैम। अभी समझ में आ गया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जब हमको मालूम ही नहीं कि करना कैसे काम है। ठीक है, दोनों ही एग्जांपल मैंने दिया, दोनों से ही रिलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे टास्क स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है कि ये भी एक सिचुएशनल वेरिएबल है कि जो काम लीडर को करना है वो अगर स्ट्रक्चर्ड रहेगा तो वो आसानी से करवा सकेगा, अपने आप भी कर सकेगा और अपने सबऑर्डिनेट से भी करवा सकेगा। लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो वो कैसे डिफाइन करेगा अनस्ट्रक्चर्ड टास्क अपने सबऑर्डिनेट्स को? उसको खुद ही नहीं पता है कि रास्ता क्या है अभी इसको तय करने का, काम करने का। तो क्या होगा, जिससे कन्विंस नहीं कर पाएगा, अपनी बातें रख नहीं पाएगा अभी अपने सबऑर्डिनेट्स के पास, तो उसको मुश्किल बढ़ जाएगी ना ऐसे में लीडर्स की इस तरह के सिचुएशंस में। तो यही बोलता है कि जब टास्क स्ट्रक्चर्ड हो, यानी कि हाई हो, हाई का मतलब हो गया कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, लाइक फिलिंग अप अ फॉर्म। और अगर वो बिल्कुल भी एक ब्लैंक पेपर को भरने वाली बात हो फॉर्म के रूप में, तो वो एकदम से लो हो गया, समझ गए ना, एकदम से अनस्ट्रक्चर्ड हो गया। तो अनस्ट्रक्चर्ड में कठिनाई बढ़ जाएगी या अनफेवरेबल हो जाएगा लीडर के लिए, और अगर स्ट्रक्चर्ड है तो वो मोस्ट फेवरेबल हो जाएगा। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के, यानी एक तरफ देख लो तुम लोगों ने, हमने जो एक्स एक्सिस मान लो उसको, तो एक्स एक्सिस पे हमने सबसे पहले लीडर मेंबर रिलेशंस रखा, फिर टास्क स्ट्रक्चर रखा, और फिर पोजीशंस पावर रखा। इन तीनों सिचुएशनल वेरिएबल्स के बेसिस पर सबसे पहले को हमने 2 भागों में डिसाइड कर दिया। देखो बेसिकली ये जो तीनों है ना, तीनों ही 2 ही भाग में डिवाइडेड है, ये तुम लोगों ने नोटिस किया। लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी 2 ही भाग में डिवाइडेड है, गुड एंड पुअर। टास्क स्ट्रक्चर भी 2 ही भाग में डिवाइडेड है, कितना, हाई एंड लो। लेकिन तुमको ये 4 इसलिए दिख रहा है कि गुड जहां पर है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, वहां पे 2 पॉसिबिलिटी है, और जहां पे पुअर रिलेशनशिप है वहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, राइट। एंड पोजीशन पावर, यहाँ पे भी 2 ही डिवीजन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। लेकिन फिर गुड रिलेशनशिप हाई स्ट्रक्चर के अंदर 2 स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये कंडीशन बन सकता है, या फिर गुड रिलेशनशिप लो टास्क स्ट्रक्चर और उसके नीचे 2 कंडीशन बन सकता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक में। तो एक्चुअली तीनों वेरिएबल्स को 2 ही भाग में बांटा है, लेकिन वो अलग अलग दिखाया गया है कि इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, इसीलिए आपको 4 और 8 दिखाई दे रहा है। बेसिकली सारे वेरिएबल्स गुड पुअर हाई लो एंड स्ट्रॉन्ग वीक में ही डिवाइडेड है। तो जो 1 है वहां पे सब कुछ
A++ है, गुड भी है, टास्क स्ट्रक्चर हाई भी है और पोजीशन पावर स्ट्रांग भी है, यानी तीनों ही चीज क्या है, हाई है। तो यहाँ पर मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन हो जाएगा लीडर्स के लिए। वाइल अगर हम लास्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वीक होता जाएगा, बट स्टिल जो लास्ट वाला है लो, पुअर, लो, वीक, वो सबसे लीस्ट, उसको लीस्ट तो फेवरेबल बोल भी नहीं सकते, वो मोस्ट अनफेवरेबल बोलेंगे तो वो सही रहेगा, वो मोस्ट अनफेवरेबल सिचुएशन होगा। ठीक है, अब समझ में आया ये? यस मैम। अभी आगे बढ़े आलोक। यस मैम। नेक्स्ट वन इज हार्सेस ब्लैंकेट सिचुएशनल मॉडल। देखो ये मॉडल में भी कुछ वेरिएबल्स लिए गए हैं। बेसिकली जो इस मॉडल में जो फैक्टर्स लिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट जिनको माना गया बेसिक फैक्टर्स को, वो है लीडरशिप स्टाइल और मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं उसको। सबऑर्डिनेट्स के मैच्योरिटी का मतलब होता है कि दो मतलब हम निकाल सकते हैं सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी का। एक तो कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, जॉब से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। तो द एबिलिटी एंड द नॉलेज अ सबऑर्डिनेट हैज, ठीक है, एबिलिटी एंड नॉलेज अ सबऑर्डिनेट हैज इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स असाइंड टास्क। एक तो ये हो गया, वो एक कह सकते हैं कि हम मैच्योरिटी है, मैच्योर सबऑर्डिनेट से। और इसके साथ साथ सिर्फ एबिलिटी और नॉलेज होने से पूरा कंप्लीट मैच्योर सबऑर्डिनेट्स नहीं हो जाएंगे, इसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की भी बात करता है ये मॉडल, जिसको हम बोलेंगे कि इवन इफ यू आर विल, आपके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, अगर आप में विलिंगनेस नहीं है, ठीक है, आप में काम करने की इच्छा नहीं है, आप में पूरा टैलेंटेड भरा हुआ, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो कि आप मेहनत करो, आप काम करो, ठीक है, तो भी यू आर नॉट ए मैच्योर सबऑर्डिनेट। तो जब सबऑर्डिनेट्स में यानी एम्प्लॉयज में कि दोनों ही तरह से वो मैच्योर है, एक तो उनके पास जो उनको काम दिया गया है उससे रिलेटेड नॉलेज, उनके पास जॉब एबिलिटी या जॉब मैच्योरिटी हम उसको कहेंगे, तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए उनके पास मैच्योरिटी है यानी नॉलेज है, योग्यता है, और दूसरा वो करना भी चाहते हैं, वो फिजिकल साइकोलॉजिकली भी डेडिकेटेड है उस काम के प्रति। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज कंप्लीट मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर लीडरशिप मॉडल को हेर्सी एंड ब्लैंकेट ने दो ऐसे लीडरशिप स्टाइल को दो मेजर चीजों पे बेस्ड करके माना है, और ये माना है जो ये मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स है ना, वो यकायक नहीं हो जाता, एक बार में नहीं आ जाता, ये धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ मूव करता जाता है और डिफरेंट स्टेजेस में गेन होता है। ये जो एबिलिटी है, कोई भी एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है, क्यों हम बोलते हैं ये फ्रेशर है, क्योंकि जो फ्रेशर का जो एक्सपीरियंस होगा, जो एबिलिटी होगा या जो नॉलेज होगा, वो क्या होगा, बुकिश होगा, अभी तक उसने कहीं काम नहीं किया है, तो उसके पास फर्स्ट हैंड जो नॉलेज होता है या एक्सपीरियंस होता है वो तो नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे कोई वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय जैसे जैसे काम करना सीखता है, जैसे जैसे उसका दिन बीतता है उस काम को करने पर, वैसे वैसे उसकी क्या होती रहती है, जॉब की मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस थियरी को लाइफ साइकिल थियरी ऑफ लीडरशिप भी बोला गया है। यहाँ तक अभी तक सिर्फ मैंने पहले पैरा को इलैबोरेट किया है। पहला पैरा समझ में आया, इसको लाइफ साइकिल थियरी ऑफ लीडरशिप क्यों कहा गया, क्योंकि जो मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स होता है वो धीरे धीरे काम करते करते बढ़ता जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब। तो इसीलिए हमने इसको लाइफ साइकिल थियरी ऑफ लीडरशिप भी बोला। अब इस लीडरशिप को इन लोगों ने इस मॉडल को एक्चुअली दो डिफरेंट डायमेंशंस पे डिफाइन किया है, एक है लीडरशिप स्टाइल और दूसरा है मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब ये लीडरशिप स्टाइल के भी देखो, मैंने यहाँ पे नीचे डायग्राम बना रखा है। पहले मैं थोड़ा बता दूं कि क्या है ये लीडरशिप स्टाइल जो है, इसको भी इस हार्से एंड ब्लैंकेट ने लीडरशिप स्टाइल को भी 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स में इन लोगों ने डिवाइड किया, ये बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कंसीडरेशन। पहला में सिमिलरली ये वैसा ही है, एक है रिलेशनशिप बिहेवियर और दूसरा है टास्क बिहेवियर, और इन्हीं दोनों कंपोनेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, जैसे कि हम लोग पहले भी देखे, ये सब हम लोग देख चुके हैं, कहीं 7 देखा है, कहीं 4 देखा है, कहीं पे इससे अधिक देखा है, 5 देखा है,
5 कहाँ पे देखा है, कौन बता सकता है? 5 different leadership styles. I will do it, Adi. Wait for a minute. मैम मैनेजरियल ग्रेड। Very good. Managerial grade में हमने 5 leadership styles देखे थे, तो हम लोगों ने 5, 7 सेम ही है। यहाँ पे 4 leadership styles depending upon these 2 dimensions. एक dimension है leadership behavior और एक है task behavior, ठीक है? तो leadership behavior में क्या हो गया? सबसे पहले जब relationship with subordinates और task जो behavior है दोनों ही low रहेगा, तो delegating styles में क्या होता है कि सिर्फ मैनेजर जो है या लीडर्स, अभी हम लीडर्स के टर्म में बात कर रहे हैं मैनेजर के लिए ही, तो जो मैनेजर्स या लीडर्स हैं वो सिर्फ आपको टास्क असाइन कर देंगे, ठीक है, और बोलेंगे आप अपने टास्क का जिम्मेदारी खुद संभालो, दे विल नॉट गाइड यू। तो ये वहां के लिए ही सही है जहां पर जो फॉलोअर्स हैं वो काफी मैच्योर है, मैच्योर यानी एक्सपीरियंस भी है, टैलेंटेड भी है एंड रिस्पॉन्सिबल भी, वो जानते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मेरी टास्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और नहीं करने पर क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी यूटिलाइज ओनली इन मैच्योर फॉलोअर्स के साथ ही बस हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे लो टास्क रहेगा, लो रिलेशनशिप रहेगा एंड गाइडलाइंस भी बहुत कम देगा। लीडर्स बस टास्क असाइन कर देगा एंड दे want subordinates to just take the responsibility of their task decisions, right? तो ये delegating styles में इसको कहा गया। टर्न ओवर डिसीजन को दे देना सबके पास और उसके बाद हो गया उनका काम खत्म। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग स्टाइल। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में क्या होगा, जो रिलेशनशिप है सबऑर्डिनेट्स के साथ वो हाई होगा और टास्क बिहेवियर जो है वो लो होगा। ये टास्क बिहेवियर और इनका जो मेन इम्फेसिस होगा उसमें क्या होगा, मैनेजर अपने आइडियाज को या लीडर्स अपने आइडियाज को, अपने डिसीजंस को शेयर करेगा विद देयर सबऑर्डिनेट्स। और ये जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों तरह के हो सकते हैं, ये एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, उनके साथ भी शेयर करेगा और उनको भी बोलेगा कि आप बताइए, यू हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग, और उनको भी बोलेगा जो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इस काम को कैसे कर सकते हैं। आई मीन जो फ्रेशर हैं, जो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है नॉलेज वाइज भी और साइकोलॉजिकली भी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए, साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस देने के लिए उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है पार्टिसिपेटिव स्टाइल में, कि आप भी पार्टिसिपेट करिए, आप भी कुछ ना कुछ बोलिए और हम आपके साथ हैं, विल गाइड यू इन ऑर्डर। क्योंकि पार्टिसिपेटिव स्टाइल है तो लीडर भी पार्टिसिपेट करेगा और सबऑर्डिनेट भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनको हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल के हैं। और यहाँ पर फॉलोअर्स दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर एज वेल एज अनएक्सपीरियंस्ड, न्यू हॉर्न्स, ठीक है। न्यू हॉर्न्स उसको बोलते हैं, ग्रीन हॉर्न्स एक्चुअली, नॉट न्यू हॉर्न्स, ग्रीन हॉर्न्स उसको बोलते हैं जो काफी नया है, अपने आप में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को, तो उनको भी इसमें उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये दो लीडर्स। थर्ड होगा सेलिंग स्टाइल, ठीक है। सेलिंग स्टाइल है, इसमें क्या है, इट रेफर्स टू हाई टास्क, हाई रिलेशनशिप स्टाइल, ठीक है। यानी कि सेलिंग स्टाइल में क्या होगा, सेलिंग हमने पहले भी देखा था सेलिंग स्टाइल, इसमें आप अपने आइडियाज सेल करते हैं अपने कस्टमर को, या फिर अपने, सॉरी यहाँ पे कस्टमर नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉइज है, तो आप अपने आइडियाज सेल करते हैं अपने एम्प्लॉइज के बीच में। दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू कन्विंस देम इन ए पर्सुएसिव मैनर कि क्यों आपके आइडियाज को सपोर्ट करें वो, क्यों ये आइडियाज सबसे बेस्ट सुटेबल आइडियाज है, तो आप सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उनको गिना दोगे। दैट मीन्स सेलिंग स्टाइल। यहाँ पर जो हाई रिलेशनशिप है लोगों के साथ, ठीक है, सेलिंग स्टाइल में क्या है, रिलेशनशिप जो लोगों के साथ है वो भी